हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। करते हैं वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 9 साइंस। हिंदी मीडियम में करेंगे। 30 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। चैप्टर नया शुरू हुआ है, बल तथा गति के नियम, और आज का टॉपिक रहेगा बल। आइए चलते हैं, वर्कशीट को करेंगे। ज्ञान ने पूछा है जिज्ञासा दीदी से, जिज्ञासा दीदी, मैंने देखा है कि जब भी मैं खिलौने को खींचता या धक्का देता हूँ तो यह चलने लगता है। क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना ही पड़ता है? ठीक। तो जिज्ञासा दीदी ने कहा, हाँ ज्ञान, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती ही है। तो बेटा, जब भी हम किसी चीज़ को मूव करना चाहते हैं, किसी चीज़ को गति देना चाहते हैं, या उसकी गति को रोकना चाहते हैं, या फिर उसकी डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, ये सारे काम किसकी वजह से होंगे? हमें यहाँ बल लगाना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक भी क्या है? बल है। और क्या क्या करता है बल, देखते हैं। जैसे किसी रबर बैंड को खींचना, हम किसी रबर बैंड को खींच के उसे लंबा कर सकते हैं और वो फिर से अगर हम छोड़ दें तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। ट्रॉली को धकेलना, घर में हम सामान को इधर से उधर चेंज करते रहते हैं उनकी प्लेस को, तो वो भी कैसे होगा? फोर्स से ही होगा। चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना, तो किसी अगर कार को हमें रोकना है तो हमें ब्रेक लगाने पड़ेंगे। आटा गूंदना, आटा गूंदने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद है, लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? इसके क्या कारण होते हैं? हम बल लगाए जा रहे हैं और जो चीज़ है वो मूव नहीं कर रही, तो ऐसा कब होता है? जैसे कि यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज या पिंड यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को विपरीत तरफ से धक्का देंगे, या रस्साकशी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएंगे तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। ठीक, तो देखिए ज़रा इन एग्जाम्पल्स में। यहाँ आपको दो लोग दिखाई देंगे। जो पहला व्यक्ति है वो इधर से फोर्स लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति ऐसे फोर्स लगा रहा है इस एक ही ट्रॉली पर। तो इन्होंने जब फोर्स लगाया तो ऐसे लगाया और इनका फोर्स इनके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, और दोनों ही फोर्स जो है वो 100 न्यूटन के हैं। फोर्स को न्यूटन में मापा जाता है, 100 न्यूटन हो गया। तो अब 100 न्यूटन का फोर्स, सेम फोर्स लगा रहे हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या ये ट्रॉली मूव कर पाएगी? ये ट्रॉली बिल्कुल मूव नहीं करेगी। ठीक, क्यों होता है ऐसा? आइए समझते हैं। जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाएंगे तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर कुल बल शून्य हो जाएगा, और ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। अगर दोनों ही डायरेक्शन से अपोजिट फोर्स लगाया जाएगा और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा, दोनों सेम होंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा, और कोई भी मूवमेंट होगी ही नहीं ऑब्जेक्ट की। ना तो रस्सी हिलेगी टग ऑफ वार गेम में, और ना ही वो ट्रॉली हिलेगी। जैसा कि यहाँ टग ऑफ वार में दिया था, दोनों टीमें एक दूसरे के तरफ जो अपनी तरफ जो है खींचती हैं रस्सी पकड़ के, और जो ज़्यादा फोर्स लगाएगी वही जीतेगी। यही होता है ना टग ऑफ वार गेम में। अब यहाँ पे दोनों जो टीमें हैं वो 300 न्यूटन का फोर्स लगा रही हैं, तो इसका मतलब रस्सी का मूवमेंट होगा ही नहीं, दोनों तरफ से सेम बल लगाया जा रहा है। इधर से भी 300 न्यूटन और इधर से भी 300 न्यूटन। तो यहाँ पे बल हो गया शून्य, और इसको हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। ठीक है। मेज या रस्सी तभी हिलेगी जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएंगे। तो अगर रस्सी को सभी एक ही दिशा में खींचेंगे तो इसकी मूवमेंट हो सकती है। और दूसरा क्या कारण हो सकता है मूवमेंट का? कि कोई एक टीम या कोई एक व्यक्ति ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा बल लगाएगा, तभी होगा ऐसा। तो मेज या रस्सी तभी हिलती हैं जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं, या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो जाए। ऐसी स्थिति में जो बल लगेगा वो असंतुलित बल कहलाएगा, और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगेगी। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो जो ज़्यादा बल लगाएगा वो ही उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को हिला सकता है। आगे कुछ और पॉइंट्स दिए हैं बल के बारे में। तो कोई भी बल अकेला नहीं होता, कभी भी बल अकेले में नहीं होता, वो हमेशा जोड़े में होता है। क्यों? यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो ही गति होती है। तो हमेशा ये पेयर में होता है, एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा तो एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो इसमें क्या होगा? जोन सा भी फोर्स ज़्यादा होगा, सपोज़ ये वाला ज़्यादा हो गया तो, और ये जो ऑब्जेक्ट है बीच में रखी है वो इसी तरफ मूव करेगी। अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ मूव करेगी। ऐसे ही आगे पढ़ेंगे हम।
घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल जो होता है वो गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल कब लगता है और कहाँ से लगता है? अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फर्श पे रखी हुई है, तो हम इसको मूव करने के लिए यहाँ से फोर्स लगाएंगे। आपने देखा होगा शुरू में ये चीज़ जो है वो हिलती नहीं बिल्कुल भी, और कई बार तो ऐसा होता है हमारे खूब सारा बल लगाने के बावजूद भी इस चीज़ के मूवमेंट होती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? इस वस्तु पर, फर्श के ऊपर जहाँ पर भी ये सतह पर रखी हुई है, उस सतह के द्वारा भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो अगर इस घर्षण बल को हम ओवरकम करते हैं, इससे ज़्यादा बल लगाते हैं, तभी इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ हिलेगी नहीं जब तक हमारा बल ज़्यादा नहीं होगा इस घर्षण बल की उससे तुलना में। तो जब तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल उसके घर्षण बल से ज़्यादा होकर उसे असंतुलित नहीं करता, जब तक वस्तु नहीं हिलेगी। तो बल का असंतुलित हो जाना बहुत ज़रूरी है। असंतुलित कब होगा? जब हम इस घर्षण बल से ज़्यादा बल लगाएं। एक बल को तो ज़्यादा होना ही पड़ेगा, तभी असंतुलन होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से सेम बल लगेगा तो क्या होगा? बल संतुलित हो जाएंगे और फोर्स क्या हो जाएगा? बल क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल ही उसको गति प्रदान कर सकता है। तो जब असंतुलित बल लगता है तभी किसी ऑब्जेक्ट को गति मिलती है, अदरवाइज़ वो मूव नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग से प्रश्न दिए हैं 5, इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, बल क्या क्या कर सकता है? उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण के साथ हमें बताना है कि बल के क्या क्या कार्य होते हैं। चलिए देखते हैं आंसर। तो बेटा बल के कार्य क्या क्या हैं? बल किसी वस्तु को गतिमान कर सकता है, जैसे कि मैंने क्रिकेट के एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं। क्रिकेट में बॉलिंग करते समय बॉल को फेंका जाता है तो उसको गतिमान कर दिया बॉल को। इसके ऊपर बल लगाकर हम किसी गतिमान वस्तु को रोक भी सकते हैं, जैसे फील्डर द्वारा बाउंड्री पर बॉल को रोका जाता है या वो कैच कर लेते हैं तो उसकी गति को रोक लिया। थर्ड है, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा भी बदल सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, जैसे कि बल्लेबाज द्वारा बैट से बॉल को मारकर उसकी दिशा बदल दी जाती है। वो फिर बाउंड्री में किस तरफ जा रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर। फोर्थ है, बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, गूंदे हुए आटे से जैसे हम रोटियां बना लेते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? ये है बल के द्वारा किसी वस्तु के आकार को बदल देना। अगला जो प्रश्न है, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो आपको पता ही चला अभी वर्कशीट से भी कि घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। थर्ड, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना ज़रूरी है? सोचकर अपने विचार लिखें। तो हाँ, किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर असंतुलित बल लगाना बहुत ज़रूरी है। असंतुलित बल का मतलब क्या है? कि भाई हमें उसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा जो कि घर्षण बल से ज़्यादा हो या किसी और लगने वाले बल से ज़्यादा हो, तभी उसकी मूवमेंट हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट गलीचे पर लुढ़काई गई एक गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? तो अगर हम देखें कि यहाँ पे एक बार गेंद को फर्श पे लुढ़काया गया और दूसरी बार गेंद को एक कारपेट पे लुढ़काया गया, तो डिपेंड करेगा कि ये जो फर्श है इसकी जो सतह होती है वो बेटा चिकनी होती है, स्मूथ होती है, लेकिन जो एक कारपेट होता है उसकी सतह कैसी होगी? उसके ऊपर आपने देखे होंगे छोटे छोटे रेशे होने की वजह से कुछ रफ स्ट्रक्चर होगा। तो जब हम बॉल को लुढ़काएंगे तो यहाँ स्मूथ सरफेस होने की वजह से घर्षण बल जो होगा, घर्षण बल कम होगा, लेकिन यहाँ पे इस सरफेस पे इस तरीके से रफनेस होने की वजह से घर्षण बल ज़्यादा होगा। तो जहाँ घर्षण बल ज़्यादा होगा ये ज़्यादा बल महसूस करेगी बॉल, और जब हम इसको इस पे लुढ़काएंगे तो फर्श वाली बॉल जो है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी और गलीचे पर लुढ़काई गई बॉल कम दूर पर ही जाकर रुक जाएगी, क्योंकि ये घर्षण बल ज़्यादा महसूस करती है। ठीक, तो इसके लिए आंसर लिखो। कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद पहले रुकेगी क्योंकि कारपेट द्वारा गेंद पर लगाया गया घर्षण बल फर्श द्वारा लगाए गए घर्षण बल से ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, दिए गए चित्र में तीर ए और पी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं? यहाँ इस पिक्चर में आपको 2 बच्चे दिखाई देंगे जो कि एक बॉक्स पर बल लगा रहे हैं, और वो बल जो है वो ए है, इसका एरो से डायरेक्शन दिया है, और बी जो बल है वो भी इस बॉक्स पे लग रहा है। हो सकता है ये घर्षण बल हो और घर्षण बल की वजह से इन बच्चों से इसे सरकाना मुश्किल हो रहा है। तो अगर ये घर्षण बल से अधिक बल लगाएंगे इसके ऊपर
तभी इस चीज़ को सरका पाएंगे, अदरवाइज़ ये यहीं पर रह जाएगा। लेकिन अगर हम पिक्चर में देखें तो देखो इसमें एरो, यहाँ पे कोई फोर्स की मैग्नीट्यूड नहीं दी हुई, यहाँ पे बल का बताया नहीं गया कि ये कितना लगाया गया, सिर्फ एरो दिखाए गए, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में अगर एरोज़ हैं तो इसका मतलब दोनों फोर्स जो हैं, दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं। दोनों एरोज़ का जो लेंथ है वो भी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसके लिए उत्तर लिखो। दिए गए चित्र में तीर ए और तीर बी के निशान ये दर्शा रहे हैं कि बल ए का मान बल बी के मान के बराबर है और दोनों विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो ये बॉक्स क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। तो आप इसमें आगे ऐड करिए कि यह बॉक्स गति नहीं करेगा, इसको आप ऐड कर लेंगे, यह बॉक्स गति नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर असंतुलित बल तो लगा ही नहीं, दोनों बल सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एक डायरेक्शन में भी होते तो भी इसमें गति हो सकती थी। तो ये आपकी वर्कशीट थी आज फोर्थ चैप्टर से। इसको कंप्लीट करिए अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, समझ आ गया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।